नस्लवाद का विरोधी शुरू से ही रहा है। नस्लवाद के सभी रूपों का विरोध भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत के अनुसार नस्लवाद लोगों के बीच नस्ल के आधार पर विभेद, औपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद की तरह श्वेतों द्वारा श्वेतों का शोषण, सामाजिक असमानता तथा विश्व शांति के बढ़ावे में विघ्न डालने को बढ़ावा देता है। चौथे सिद्धांत की हम बात करते हैं गुटनिरपेक्षता। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय हम सब देखते हैं कि जो विश्व है दो ध्रुवों में बटा था। तो भारत सोचा कि अब दोनों जो महाशक्तियां उनसे किस तरह से अलग हो जाए, तो उसके लिए इन्होंने एक अलग से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से अपने आप को उन दोनों महाशक्तियों से अलग होने के लिए गुटनिरपेक्षता का गठन किया। सब पांचवा पंचशील की बात करते हैं। पंचशील वो होता है जो उन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आचरण के 5 सिद्धांतों को लागू करता है। सबसे पहले कि एक दूसरे के क्षेत्रीय सत्ता के लिए परस्पर सम्मान, अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना, समानता और परस्पर लाभ, शांतिपूर्वक सहअस्तित्व। इसके साथ ही हम छठा देखते हैं एफ्रो एशियाई झुकाव। यद्यपि भारत की विदेश नीति में विदेश के सभी राष्ट्रों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की बात कही गई, परंतु इसका एफ्रो एशियाई देशों के प्रति एक विशेष झुकाव है। इसका उद्देश्य इनके मध्य एकता को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में आवाज उठाकर प्रभावित कर इन्हें सुरक्षित करने का प्रयास करना। 7वां राष्ट्रमंडल से संबंध। जब देश 1949 आजादी के बाद 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल देशों में अपनी पूर्ण सदस्यता जारी रखने की घोषणा की और ब्रिटिश राज को राष्ट्रमंडल प्रमुख के रूप में स्वीकार किया, परंतु इस संवैधानिक घोषणा ने भारत की संप्रभुता किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं किया। इसकी चर्चा करने के बाद 8वां हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं। भारत 1945 में स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। तब से संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों कार्यक्रमों का समर्थन करता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों तथा सिद्धांतों पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। निशस्त्रीकरण। भारत शुरुआत से ही निशस्त्रीकरण का विरोधी रहा है। नहीं चाहता है कि फिर से प्रथम विश्व युद्ध जैसी हालातों को उत्पन्न करे, इसलिए निशस्त्रीकरण के खिलाफ हमेशा रहा है। भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है कि भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, तीव्र परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर नजर रखना, जिससे कि परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य समुदाय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। नीति निर्णय की दूसरा है नीति निर्णय की स्वायत्तता को बनाए रखना तथा स्थायी, समृद्ध, सुरक्षित वैश्विक मानदंडों की स्थापना में अहम भूमिका का निर्वहन करना। तीसरा आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान को सहयोग व समर्थन देना। चौथा है परस्पर लाभकारी सहयोग के आधार पर पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बढ़ाना एवं उन्हें सुदृढ़ करना तथा एक दूसरे के सहयोग को पहुंचाने की भावना से कार्य करना। फिर हम आगे देखते हैं भारत का जो गुजराल डॉक्ट्रिन है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये जो है 1996 में आया था जब देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे उस समय, क्योंकि उस समय ये महसूस किया जा रहा था कि जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए गुजराल थे उनके रूप में, मतलब उनके अध्यक्षता के रूप में एक बनाया गया डॉक्ट्रिन, जिसके हिसाब से जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भाईचारा और उनके विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाई। ये 5 सिद्धांत हैं। पहला हम देखते हैं कि बांग्लादेश जो भूटान, मालदीव, नेपाल तथा श्रीलंका जैसे पड़ोसियों के साथ भारत को परस्परिकता की अपेक्षा नहीं करते, नेक नियति से वो सब कुछ प्रदान करना चाहिए जो भारत कर सकता है। दूसरा कि भारत किसी भी जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनके खिलाफ अपनी भूमि का उपयोग नहीं करने देगा। तीसरा यह है कि किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। चौथा ये है कि कोई भी विवाद होता है मान लीजिए तो उनके बीच में शांति समझौता, द्विपक्षीय शांति समझौता के माध्यम से अपने विवादों को हल करने का प्रयास करते हैं। 5वां ये इनमें बताया गया है कि अगर क्षेत्रीय अगर विवाद हो जाते हैं तो ये भी अपने द्विपक्षीय वार्तालाप के माध्यम से ही इसको सॉल्व किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। विशेषता में देखें भारत किसी विशेष देश के विरुद्ध किसी अन्य देश या देशों के समूह या प्रतिबंध लगाए जाने का समर्थन नहीं करता है जब तक कि ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय सहमति
सर्वसम्मति के साथ न अधिरोपित किया जाए। ध्यातव्य है कि भारत ऐसे शांति सैन्य अभियानों में ही हिस्सा लेता है जिसमें संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना बल शामिल है। भारत अन्य देशों के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करने में विश्वास नहीं करता। वो किसी भी देश के आंतरिक मामलों में भी नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि उसकी भी बहुत सारी समस्याएं अगर वैसे ही सभी देशों के साथ करने लगे तो दूसरे देश भी इस देश के आंतरिक जो मामले हैं उसको उठाया करेंगे, इसलिए वो किसी देश के आंतरिक मामलों में नहीं पढ़ना चाहता। भारत आक्रामकता के स्थान पर निर्माणात्मक पर जोर देता है। भारत का मानना है कि युद्ध समस्या का हल नहीं बल्कि समस्या की शुरुआत होता है, परंतु धैर्य की नीति को भारत की कमजोरी नहीं माना जा सकता। विदेश नीति के लक्ष्य। किसी भी देश की विदेश नीति के उद्देश्य सुरक्षा और एकता को बनाए रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को दूर करना, आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना, राष्ट्रीय एक शक्ति का विकास करना जिससे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना और अन्य देशों में उसके निर्यात की इच्छा करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं। अब हम देखते हैं ईस्ट नीति जो है, ये एक्ट ईस्ट जो नीति है ये 1992 में शुरू किया गया था। एक्ट ईस्ट नीति पॉलिसी आसियान देशों के आर्थिक एकीकरण तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित था। इसमें जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उन्होंने 4 सी की बात की थी। सबसे पहला संस्कृति की बात की थी, फिर दूसरा वाणिज्य की बात की थी, फिर तीसरा कनेक्टिविटी की बात की थी और फिर क्षमता निर्माण की बात की थी। फिर उसी के बाद 2014 में उसी नीति को हम देखते हैं मोदी सरकार ने बदल कर लुक ईस्ट नीति बना दिया। इसमें क्या हुआ कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ तथा उनकी आर्थिक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। 2000 जो पहले नीति थी उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। फिर इसी तरह से मध्य एशिया की जोड़ो नीति भी 2012 में शुरू की गई, जिसमें जो सेंट्रल एशिया के जो देश हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान, उनको जोड़ने का काम किया ताकि ये भविष्य में हमारे लिए एक मार्केट के रूप में काम करें। जब हमारे देश में अगर औद्योगिकरण होता है तो ये हमारे लिए मतलब एक मार्केट के रूप में उपलब्ध होंगे, क्योंकि हम लोगों ने ईरान के रास्ते एक चाबहार बंदरगाह बनाए जिससे मध्य एशिया में जो हमारा जो बाजार खुल सके और वहां पे हम व्यापार कर सके। इसके बाद हम सर चर्चा करेंगे कि क्या क्या महत्व है इसके। सर महत्व की बात करते हैं। महत्व यही है कि सर इससे शांति समझौता में बढ़ोतरी होगी और सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा। फिर हम निष्कर्ष की बात करते हैं सर, तो निष्कर्ष यही है कि किसी भी देश को अपनी सुरक्षा। जो बच्चे उपस्थित हैं उन लोगों से ये निवेदन है कि संतोष का लेक्चर खत्म हो जाता है तो संतोष से प्रश्न पूछेंगे। पहले प्रश्न मैं पूछूंगा, उसके बाद उपस्थित बच्चे पूछेंगे। जी संतोष आगे। सर पूछ सकते हैं। हो गया सर। विदेश नीति के उद्देश्य वही है कि विकास और संरक्षण करना होता है। राष्ट्र की विदेश नीति उसकी विदेश नीतियों के समस्त योग से अधिक होती है। यही भाईचारा और बंधुत्व की भावना करना चाहिए। और निष्कर्ष के रूप में कि आज की भारत की विदेश नीति में ये अवयव विद्यमान है, परंतु ये तत्व निरंतर परिवर्तित होते हैं। आज आधुनिक समय में राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्धारण आवश्यक है। सर हो गया सर, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये बताइए कि अमेरिका का वो विदेश मंत्री कौन था जो भारत आया था और उसने कहा था कि गुट निरपेक्षता की नीति अख्तियार करने वाले लोग स्वार्थी हैं, संकीर्ण हैं, वे दोनों से लाभ लेना चाहते हैं, भारत से भी, भारत ने रूस से भी और अमेरिका से भी। उसने कहा कि ये नॉन अलाइंड की जो फॉरेन पॉलिसी है ये अपने आप में अनैतिक है। क्या नाम था उसका? सर नहीं पता सर। आपने पढ़ा भी नहीं इसको? सिद्धांत के बारे में ही बस पढ़े बस। अच्छा, तो कोई बात नहीं। तो अगर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाएगा तो आप कोई बात नहीं कह सकते हैं कि नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं है। कई बार निगाह से गुजरती नहीं है बातें। संतोष चौबे, आप कोई सवाल पूछिए।
संतोष चौबे क्लास में हैं कि माइक? जी सर। हाँ, पूछिए सवाल संजय सिंह से। सवाल कोई पूछिए। भारत की विदेश नीति पर इन्होंने लेक्चर दिया है, उस पर कोई क्वेश्चन पूछिए। संजय, आप बताइए कि जवाहरलाल नेहरू ने जो गुट निरपेक्षता की पॉलिसी को फॉलो किया, ये भारत चीन संबंधों में किस प्रकार से कितना सक्सेसफुल रहा? ये 1955 में हम देखते हैं कि जो बांडुरंग जो समझौता हुआ गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से, तो कुछ समय तक तो ये सही दिशा में चले, लेकिन 1980-90 के दशक के बाद से देखते हैं उसका अलग रुख हो जाता है। उसकी जो नीति है इससे अलग हटकर अपनी दूसरी तरफ चल जाती है। जी का सवाल है कि गुट निरपेक्षता की नीति ने भारत को चीन के साथ संबंध में कितना लाभ दिया, कितना हानि दिया, नुकसान दिया। ये इनका क्यों संतोष जी, आपका शायद यही सवाल है। जी सर। हाँ संतोष, संजय ये बताइए कि जो गुट निरपेक्षता की नीति भारत ने अख्तियार किया, 1961 का बेलग्रेड सम्मेलन हुआ, उसके पहले जो संतोष का प्रश्न ये है, संतोष कह रहे हैं, हाँ संतोष चौबे का, कि ये भारत चीन संबंध में इसको कैसे आप देखते हैं कि क्या इसने भारत चीन संबंध को बढ़ावा दिया, या भारत जब युद्ध हुआ 1962 का जो युद्ध हुआ उसमें भारत कहीं विश्व में अकेला तो नहीं पड़ गया? इनका सवाल ये है। गुट निरपेक्ष थे, कोई इनके साथ खड़ा ही नहीं हुआ। तो गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना क्या इस परिप्रेक्ष्य में की जा सकती है कि जवाहरलाल नेहरू अकेले पड़ गए या नहीं, अकेले नहीं पड़े? जी सर, जब से गुट निरपेक्ष आंदोलन बना भारत के लिए एक सकारात्मक रूप में साबित हुआ। जब तक 1962 तक चीन के साथ युद्ध नहीं हुए, तब तक भारत एक सकारात्मक रूप में देखता है, क्योंकि उसको ये भय नहीं रहता था कि ये जो चीन है वो उसके प्रति कभी आक्रमण करेगा, क्योंकि ये एक समझौता हुआ था कि ये अपने किसी भी आंतरिक मामले में या किसी भी तरह से मतलब कि कोई आक्रमण नहीं करेगा। तो 1961 से पहले ये भारत देश जो है वो एक प्रकार से चीन से भाई भाई संबंध रखता था, क्योंकि उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता था। और शुरुआत में जब से 1962 का युद्ध हुआ उसके बाद से ही परिस्थितियां बदलने लगी और एक दूसरे के मनमुटाव सामने आए और ये दूर धीरे धीरे गुट निरपेक्षता के साथ होते गए एक दूसरे के साथ।